हाँ, यूनिट 2 में आ रही हूँ। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में हम 3 चीजें पढ़ेंगे। प्रॉमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और तीसरा हम पढ़ेंगे इसमें चेक्स। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में ऐसी पेमेंट से रिगार्डिंग चीजें पढ़ रहे हैं अपन जो हम ट्रांसफरेबल है, दूसरे को ट्रांसफर कर सकते हैं। प्रॉमिसरी नोट मीन्स आपके पास अगर एक नोट है तो आप उसको ध्यान से देखो। दिख रहा है? यस मैम। क्या दिख रहा है? दिख रहा है? 50 का नोट दिख रहा है? यस मैम। अब देखो इसमें क्या लिखा है, ये देखो, मैं रेड स्पॉट फॉलो करो। मैं धारक को 50 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ। साइन गवर्नर। I promise to pay the bearer the sum of 50 rupees. गवर्नर का साइन, रिजर्व बैंक की सी। आ रहा है समझ में? प्रॉमिसरी नोट, प्रॉमिस, देखो क्या वर्ड यूज किया है, प्रॉमिस। आगे देखो, टू पे द बियरर, बियरर वर्ड पढ़ो, BEARER, धारक को, मतलब जिसके पास ये नोट है उसकी बात हो रही है। ये क्या है? प्रॉमिसरी नोट। कभी ध्यान दिया था ऐसा? बताओ। नो मैम। अब ध्यान देना, है ना? जल्दी जल्दी रिस्पॉन्ड करो, है ना? रिस्पॉन्ड करो जल्दी जल्दी, कुछ पूछते हैं तो अब व्हाइट बोर्ड दिख रहा है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बताओ। दिख रहा है मैम। है ना? अब देखो, तो प्रॉमिसरी नोट यानी जो मैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की बात करूं, ऐसे मतलब चेक्स, पेमेंट्स की हम बात कर रहे हैं। नेगोशिएबल मींस ट्रांसफरेबल, याद रखना, नेगोशिएबल मींस ट्रांसफरेबल। मैं ट्रांसफर की बात करूं, किससे रिगार्डिंग? पैसे से रिगार्डिंग। बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल बना के देते हैं कंपनीज वाले। हुंडी, यहाँ पता नहीं एक वर्ड यूज होता है उसका, बहुत हिंदी टिपिकल वर्ड होता है, मेरे को याद नहीं आ रहा है। तो ऐसे वर्ड्स होते हैं ना, उस पे हम लिख के देते हैं, वो बिल्स बनते हैं। या बैंक से अपन डिमांड ड्राफ्ट लेते हैं, है ना? तो ये सब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, तो ट्रांसफरेबल है। 3-4 वर्ड्स इसमें आप लोगों को ध्यान रखना है। पहला, ड्रॉवर, जो बना के दे रहा है। सेकंड, पेई, है ना? तीसरा होता है बियरर। ड्रॉवर है तो उसके साथ ड्रॉई होगा। पेई है तो पेयर होगा कोई, है ना? कोई पे करेगा उसको। बियरर मतलब होल्डर, जो होल्डर है उस चेक का, बियरर, है ना? आ रहा है समझ में? टर्म्स में कौन से यूज कर रही हूँ? यस मैम। आगे देखो, पहले हम टर्मिनोलॉजी पे जाएंगे। नेगोशिएबल मींस ट्रांसफर, है ना? ट्रांसफर, ट्रांसफर की बात, तो ये सब चीजें क्या हो सकती हैं? ट्रांसफर हो सकती हैं। चेक ट्रांसफर होते हैं कि नहीं होते हैं? बताओ। होते हैं ना? अरे बोलो तो। यस मैम। होता है कि नहीं होता है चेक्स वगैरह? तो
देखो सेक्शन 13, अब इसकी मीनिंग पे आते हैं अपन। सेक्शन 13 किसका? ऑफ सबसेक्शन, इसको सबसेक्शन बोलेंगे है ना। इसको मैं अगर पढ़ूंगी तो कैसे पढ़ूंगी? सेक्शन 13 सबसेक्शन 1, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मीन्स negotiable instrument means a promissory note, bills of exchange, और चेक, payable to या payable either to ऑर्डर, मतलब जिसका नाम लिखा है उसमें ऑर्डर, और बियरर जिसने उस पॉइंट ऑफ टाइम पे उसको रखा है। फीचर्स देखो इसके, पहला फीचर है इसका नेगोशिएबिलिटी, ट्रांसफरेबल होते हैं ये, पर्सन टू पर्सन, कोई स्पेशल फॉर्मेलिटीज नहीं चाहिए रहती है, कोई डीड नहीं चाहिए रहता है, कोई स्टैम्प पेपर नहीं चाहिए रहता है, हम इसको इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो, ट्रांसफर इज नॉट अफेक्टेड बाय एनी डिफेक्ट, ट्रांसफर इज नॉट अफेक्टेड, जिसको मिल रहा है उसकी बात हो रही है, नॉट अफेक्टेड बाय एनी डिफेक्ट in the title of transferor, ट्रांसफरर के साथ कोई भी इशू है उस इंस्ट्रूमेंट के साथ उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। सपोज एक एग्जांपल ले लो चेक का, चेक दिया ट्रांसफरर ने हमको, हमने किसी और को दिया, तो हमको जिससे भी मिला वो चेक, उसके अकाउंट में पैसे हैं या नहीं हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसने हमको अमाउंट दिया, हमने उसको एज अ चेक बैंक में डिपॉजिट किया, तो हमको पैसे मिलेंगे। अगर चेक बाउंस हो जाता है तो हम उसके ऊपर केस कर देंगे। तो ट्रांसफरर में कोई डिफेक्ट है, मतलब उसके टाइटल में, उसके वर्किंग प्रोसीजर में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमको मिला है तो हमको उसको गुड फेथ में मिला है, तो हमको राइट्स हैं उसके लिए। नेक्स्ट देखो इसमें, नेक्स्ट देखो, राइट ऑफ द होल्डर टू sue upon the instrument। अगर उसके साथ कुछ गलत हो रहा है होल्डर के साथ, जैसे मैंने बताया चेक बाउंस हो रहा है, तो वो सू कर सकता है, मतलब कोर्ट केस, SUE मतलब कोर्ट केस करना, याद रखना। ट्रांसफर तो मैंने बताया ही है, ट्रांसफर हो सकता है n नंबर ऑफ टाइम्स जब तक उसका मेच्योरिटी नहीं आता है, n नंबर ऑफ टाइम्स टिल इट्स मेच्योरिटी। जैसे चेक में एक टाइम पीरियड होता है 3 मंथ्स, तो 3 मंथ्स तक हम उसको n नंबर ऑफ टाइम्स ट्रांसफर कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो, सम सर्टेन, हाँ एक अमाउंट उसमें लिखा होना चाहिए, उतने अमाउंट का याद रखना। जैसे अभी आपने प्रोमिसरी नोट देखा, उसमें 50 रुपीज़ लिखा था, तो 50 रुपीज़ ही, उसको कोई 100 एज्यूम नहीं करेगा। अगर हम चेक दे रहे हैं 5000 का, तो वो 5000 ही रहेगा। तो सम क्या है? सर्टेन है।
एक है इसमें एक पॉइंट, प्रिंसिपल ऑफ प्राइवेटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नॉट एप्लीकेबल। इसमें क्या है, प्राइवेटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसका मतलब होता है वो पर्सन जो कॉन्ट्रैक्ट में आया है उसके पास सिर्फ वही केस कर सकता है। फिर से सुनो, दो लोगों के बीच में कुछ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, वो लोग उसमें आए हैं कॉन्ट्रैक्ट करने, तो वही उसके ऊपर क्या कर सकता है, केस कर सकता है। तो इसमें ये अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि जो होल्डर है या जो बियरर है उस पॉइंट पे, जैसे चेक पे, हमको चेक कहीं और से मिला, लेकिन जो फाइनली जब वो बैंक में डिपॉजिट होने के लिए जा रहा है चेक, तब हम क्या करते हैं, फाइनली उसमें किसी का नेम भरते हैं। हमको जिसने दिया उसको भी कहीं और से मिला होगा, तो हमको जिससे मिला हम उसके ऊपर केस करेंगे, न कि जो मेन फर्स्ट ओनर था जिनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था और जिससे आया था। तो इसमें ये वाला कॉन्ट्रैक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। क्लियर है? यस मैम। अब देखो इसमें प्रिजम्पशन में पहला पॉइंट, ऑलरेडी एज्यूम, कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब होता है समथिंग फॉर समथिंग। अगर ये ना, ये भी देखो कॉन्ट्रैक्ट से रिगार्डिंग है जो मैं बता रही थी यूनिट 3 का। अगर हम दो लोग आपस में कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं तो वो किसी पर्टिकुलर काम को करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट में आएंगे, तो वो जिस भी काम को करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट में आएंगे तो उसमें कंसिडरेशन होना चाहिए, मतलब सामने वाले को कुछ मिलना चाहिए, कुछ अमाउंट। अगर हम 10,000 शर्ट्स का ऑर्डर दे रहे हैं, ए समझो एक कॉन्ट्रैक्ट रेडी करवा रहा है और 10,000 शर्ट्स का ऑर्डर दे रहा है बी को, तो बी क्या करेगा, उसको 10,000 शर्ट्स तो बना के देगा, लेकिन ए क्या करेगा, उसको कुछ पे करेगा। तो वो पे करना ही क्या है, कंसिडरेशन, समथिंग फॉर समथिंग। अब एक चीज याद रखना, कंसिडरेशन कभी भी जरूरी नहीं है कि वो इक्वल अमाउंट में हो, है ना, आगे पीछे भी हो सकता है, बट वो कुछ एक वैल्यू होनी चाहिए, समथिंग इन वैल्यू, कुछ उसका वैल्यू होना चाहिए। तो हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में यही एज्यूम करते हैं कि उसका कुछ वैल्यू होगा, वो विदाउट वैल्यू के नहीं बन सकता। जीरो अमाउंट का बनेगा क्या, प्रॉमिसरी नोट, या जीरो अमाउंट का चेक बनेगा क्या, नहीं। डेट सेकेंड है तो ऑब्वियस है डेट होगा उसमें। एक जो भी मैम जो वैल्यू मॉनिटरी वैल्यू होगी, हाँ क्या मॉनिटर, मतलब जो भी पे रहे वो मनी के फॉर्म में ही नहीं मनी होगा इक्विवेलेंट और भी हो सकता होगा, मनी इक्विवेलेंट होगा, मनी भी हो सकता है, मनी से इक्विवेलेंट भी हो सकता है, ठीक है, मतलब कुछ। इसलिए मैं देखो मनी नहीं लिखी हूँ, समथिंग फॉर समथिंग या समथिंग इन वैल्यू लिखा है। मनी हो, मनी भी हो सकता है और मनी के अलावा मनी के इक्विवेलेंट भी हो सकता है, ऐसे है ना, ऐसे पढ़ो इसको, एकदम पेशेंटली पढ़ना कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये जितने भी कॉन्सेप्ट हम कर रहे हैं अभी यूनिट 2 के, ये सब 3 में एप्लीकेबल होंगे। टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस, कि एक पर्टिकुलर टाइम में ही उसको लेना है, एक्सेप्ट करना है और उसके मैच्योरिटी के पहले ही उसको डिपॉजिट करना है। फिर है ऑर्डर ऑफ एंडोर्समेंट, एंडोर्स कर सकते हैं मतलब ट्रांसफर, दो या दो से ज्यादा हम ट्रांसफर कर सकते हैं, एंडोर्स कर सकते हैं। तो देखो एक इंडोर्स मतलब किसी और को ओनर उसका बना सकते हैं, जैसे नेगोशिएबिलिटी का मतलब क्या था, ट्रांसफरेबल इंस्ट्रूमेंट, और इंडोर्समेंट मतलब ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है। स्टैम्प होना चाहिए उसमें, जैसे मैंने आपको एक दिखाया था तो उसमें स्टैम्प लगा था ना आरबीआई का, देखा था आपने, उस पर नोटिस किया था कि फिर से दिखाऊं, मैंने बताया था आप लोगों को, रुको फिर से दिखाती हूँ मैं, ये देखो दिख रहा है, हुआ, शो हुआ, बताओ।
यस मैम दिख रहा है। है ना, देखो ये रिजर्व बैंक का स्टैंप, ये गवर्नर के नीचे तो स्टैंप है ना। आगे देखो, स्टैंप के बाद देखो, होल्डर इज अ होल्डर, होल्डर इज अ होल्डर इन ड्यू कोर्स। अब देखो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है। होल्डर जिसको मिला है, ओरिजिनल फर्स्ट पार्टी, फर्स्ट ओनर जिसको मिला है, होल्डर। और होल्डर इन ड्यू कोर्स, होल्डर इन ड्यू कोर्स मतलब उस पर्टिकुलर पॉइंट पे अब किसने रखा है। समझ में आ रहा है? आगे देखो, मैम फिर से एक बार। होल्डर इज अ होल्डर इन ड्यू कोर्स। सपोज वही सेम आस्था से किसके पास गया, आयुषी, आयुषी से किसके पास गया, हितैषी। तो होल्डर इन ड्यू कोर्स उस पर्टिकुलर टाइम पे जिसने उसको रखा है इंस्ट्रूमेंट को, ट्रांसफर होगा या नहीं होगा बाद में देखेंगे, लेकिन अभी एट प्रेजेंट किसके पास है, वो हो गया होल्डर इन ड्यू कोर्स। ठीक। यस मैम। और होल्डर कौन है, जो ओरिजिनल ओनर है। तो हर बार हम होल्डर किसको एज्यूम करेंगे, होल्डर, एक होल्डर इन ड्यू कोर्स, क्योंकि पता नहीं कि वो आगे अब किसको ट्रांसफर कर दे, तो जब तक वो है तो तब तक उसके पास वो है। डाउट है क्या और इसी में ही पूछो तो। प्रूफ ऑफ प्रोटेस्ट, जो ये इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ये प्रूफ बनते हैं कोर्ट में। जब हम केस करेंगे सपोज चेक बाउंस का, तो जब चेक डिसऑनर होगा तो हम ये चेक जब बैंक हमको देती है उसके पीछे सील लगा के देती है नॉट सफिशिएंट अमाउंट, या एक पेपर प्रिंट करके देती है रीजन कि उसके अकाउंट में पैसे नहीं थे, या फिर उस पर्सन ने चेक को स्टॉप करवाया, तो वॉट एवर द रीजन, वो जो भी बनेगा वो प्रूफ ऑफ प्रोटेस्ट बनता है कोर्ट में। क्लियर हुआ? अरे बोलो, कहाँ चले जाते हो? क्यों आरती, आस्था, आयुषी? यस मैम, प्रूफ ऑफ प्रोटेस्ट समझ आया मैम। आया ना? हाँ, गुड। और पूछो। और पूछो डाउट। चलो नेक्स्ट, नहीं है डाउट तो फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब इसमें देखो, काइंड्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। काइंड्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। फर्स्ट पॉइंट, कितने काइंड्स बताए मैंने आपको, 3, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट और चेक। तो हम पहला करेंगे प्रॉमिसरी नोट। प्रॉमिसरी नोट को प्रो नोट भी बोलेंगे। सेक्शन 4 बोलता है एज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, चाहे वो बैंक नोट हो या फिर करेंसी नोट हो, कंटेनिंग एन
अनकंडीशनल अंडरटेकिंग साइंड बाय द मेकर। देखो डेफिनेशन इसकी, एक सेकेंड, सेक्शन 13 में सब सेक्शन 1 क्या हो गया, या फिर देखो सेक्शन 13 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के लिए रहेगा और सेक्शन 4 से बोल रही हूँ मैं। सेक्शन 4 बोलता है प्रॉमिसरी नोट एज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, फिर चाहे वो बीइंग अ बैंक नोट और करेंसी नोट, और कंटेनिंग एन, डेफिनेशन आपको ना एज इट इज कट टू कट याद करनी है, याद रखना, कंटेनिंग एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग signed by the maker to pay a certain sum of money only, याद रखना, sum of money only to or to the order of certain persons or to the bearer of the instrument। देखो इस पे, प्रॉमिसरी नोट एक इंस्ट्रूमेंट है जो राइटिंग में, चाहे वो बीइंग अ बैंक नोट हो या फिर करेंसी नोट हो। क्या डिफरेंस होगा बैंक नोट और करेंसी नोट में, बताओ तो? अगर दोनों सेम है तो अलग अलग ऐसा वर्ड क्यों यूज किया, बैंक नोट और करेंसी नोट, बताओ? देखो बैंक के ना कुछ नोट्स होते हैं, डिमांड ड्राफ्ट्स वगैरह जब बैंक रेडी करके देती है स्पेशल कंडीशंस में, वो गवर्नमेंट वगैरह यूज करते हैं, है ना। अभी नॉर्मल पब्लिक के लिए ये सब नहीं होते हैं बैंक नोट्स, पहले होते थे बहुत पहले। करेंसी नोट्स वो हैं जो अभी अपन यूज कर रहे हैं। कंटेनिंग अ अनकंडीशनल, कंडीशंस नहीं होती है उसमें कि इसको ही जाएगा, उसमें नेम मेंशन कर दिया आरती के पास ही जाएगा, हितैषी के पास नहीं, अनकंडीशनल साइंड बाय द मेकर। तो किसने साइन करके रखा है, गवर्नर ऑफ इंडिया ने, टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली टू और टू द ऑर्डर ऑफ सर्टेन पर्सन्स और टू द बियरर ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ये और से अलग करना चीजों को, देखो सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली टू, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, किसी सर्टेन पर्सन्स को हमने दिया है, या फिर और टू द बियरर जो होल्ड करके रखा है, तो सर्टेन सम ऑफ मनी टू द सर्टेन पर्सन या फिर सर्टेन सम ऑफ मनी टू द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। आया समझ में? बताओ।